इकाई 14 बिहार के किसान आंदोलनों में कांग्रेस और किसान सभा की भूमिका 1920 से 1939। इकाई की रूपरेखा 14.0 उद्देश्य 14.1 प्रस्तावना 14.2 बिहार प्रांतीय किसान सभा का संगठन और इसके प्रारंभिक कार्य 14.3 किसान सभा और कांग्रेस समाजवादियों में सहयोग 14.4 कांग्रेस मंत्रिमंडल की समझौतावादी नीति से किसानों में असंतोष 14.5 बर्खास्त आंदोलन 14.6 किसान सभा का घटता हुआ प्रभाव 14.7 अभ्यासार्थ प्रश्न 14.8 संदर्भ ग्रंथों की सूची। पृष्ठ 196। 14.0 उद्देश्य 1. दो विश्व युद्धों के मध्य भारतीय किसानों में उत्पन्न असंतोष से अवगत करवाना। 2. बिहार के विशेष संदर्भ में 1920 से 1939 के मध्य किसान संघर्ष के स्वरूप की विश्लेषणात्मक जानकारी देना। 3. 1920 से 1939 के दौरान बिहार के किसान आंदोलनों में किसान सभा और कांग्रेस की भूमिका की आलोचनात्मक प्रस्तुति करना। 14.1 प्रस्तावना। दो विश्व युद्धों के बीच भारत के किसी भी प्रांत में संभवतः किसानों की दशा इतनी दयनीय नहीं थी जितनी बिहार में। इस स्थिति के कारणों में सबसे पहले उस स्थायी बंदोबस्त की ओर ध्यान जाता है जो बंगाल सूबे में लागू किया गया था, और चूंकि 1912 तक बिहार इसी सूबे का भाग था, इस कारण यहाँ भी इस व्यवस्था के अधीन धीरे धीरे जमींदारों का प्रभुत्व स्थापित होता गया। स्थायी बंदोबस्त के फलस्वरूप जमींदारों का प्रभुत्व तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थापित हो गया, परंतु किसानों की दशा धीरे धीरे खराब होती गई। किसानों की स्थिति शोचनीय होने का अन्य कारण था जनसंख्या का लगातार बढ़ना। 20वीं सदी के आते आते बिहार के किसान एक कठिन भंवरजाल में फंसते गए। एक और स्थायी भूमि व्यवस्था के अधीन उन्हें जमींदारों का मुकाबला करने के नाम मात्र के अधिकार प्राप्त थे, तो दूसरी ओर जब खेती करने योग्य भूमि कम होती गई और किसानों के परिवार बढ़ते गए, तो खेती करने के लिए किसान बहुत अधिक हो गए और भूमि बहुत कम। जमींदारों ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए लगातार ये कोशिश की कि किसान खेती तो करें, परंतु भूमि पर उनका स्थायी अधिकार न हो। परिणामतः 1931 की जनगणना से ये ज्ञात हुआ कि 80% बिहार के किसान ऐसे थे जिन्हें कृषि भूमि पर स्थायी अधिकार नहीं थे। जिस कृषि भूमि पर वे कृषि करते थे उससे उन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता था। ये किसान एक प्रकार से कृषि कार्य में लगे श्रमिक थे और उनकी एकमात्र और उचित मांग थी कृषि भूमि पर उनका सदा के लिए अधिकार या स्वामित्व। इस प्रकार जमींदारों और किसानों के हित अलग अलग थे और इसी से बिहार में 1920 और 1930 के दशक में वर्ग संघर्ष उपजा। 1920 से 30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के फलस्वरूप बिहार के किसानों की समस्याएं और भी पेचीदा होती गईं। इस आर्थिक मंदी के कारण अनाज के दाम लगातार गिरते गए और इससे किसानों की आमदनी घटी, लेकिन उन पर लगान का बोझ और बकाया लगान देने के दबाव की ओर न तो जमींदारों ने ध्यान दिया और न सरकार ने। किसान समय पर लगान अदा न कर सके। इस स्थिति का लाभ उठाकर बिहार के अनेक जिलों के किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया। उनकी कृषि भूमि नीलाम हो गई और अधिकतर ऐसी भूमि को जमींदारों ने खरीद लिया। बेदखल किए गए किसानों ने आगे चलकर पुनः जब अपनी कृषि भूमि पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करना चाहा, तो जमींदारों ने इसका विरोध किया। अतः विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप किसानों को इस स्थिति से उबारने के लिए जिला और प्रांतीय स्तर पर किसान सभाएं स्थापित की गईं। किसान असंतोष व्यापक पैमाने पर था और सभी प्रकार के किसानों में बेचैनी थी। इस स्थिति में किसानों को संगठित करना और उनको एकजुट करने का कार्य किसान सभाओं ने किया। किसान असंतोष को दिशा देने का कार्य मध्यम वर्गीय नेताओं ने किसान सभा और कांग्रेस के मंच से किया। 1930 से 32 ये दोनों संगठन कभी एक साथ मिलकर और कभी अलग अलग किसानों के हितों पर विचार करने लगे। उन्हें संगठित करने और उन्हें राहत पहुंचाने के उपाय तलाशने लगे। पृष्ठ 197। 14.2 बिहार प्रांतीय किसान सभा का संगठन और इसके प्रारंभिक कार्य। 1920 से 1930 के बीच स्थानीय स्तरों पर बिहार के किसी न किसी जिले में किसान संघों को स्थापित करने के प्रयास किए गए और किसानों की मांगों को सरकार के सम्मुख पेश भी किया गया।
ऐसे उपाय अधिक कारगर साबित नहीं हुए। 1928 से किसानों को संगठित करने में स्वामी सहजानंद ने प्रभावी भूमिका निभाई और स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा उसके उपरांत तक भी वे लगातार बिहार के प्रमुख किसान नेता बने रहे। देश में ऐसे विरले ही उदाहरण मिलेंगे जब किसी सन्यासी ने बिना किसी निजी स्वार्थ के किसानों की दयनीय दशा की ओर सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने बिहार के किसानों को संगठित किया और लगातार उनकी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास किए, लेकिन बिहार और देश की राजनीति के साथ वे तालमेल न बिठा सके और इस कारण समय समय पर विवादों के घेरे में आए। स्वामी सहजानंद ने एक राष्ट्रवादी और कांग्रेसी के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया। 1928 में उन्होंने पहली बार पटना किसान सभा की स्थापना की। 1929 में उनके प्रयासों से बिहार किसान सभा का पहला अधिवेशन सारण जिले के सोनपुर मेले में हुआ। इस अधिवेशन में बिहार के प्रमुख कांग्रेसी नेता उनके साथ थे। इस सभा ने किसानों को संगठित करने हेतु एक स्थायी संगठन की आवश्यकता अनुभव की। सहजानंद को प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बनाए गए। इस प्रकार प्रांतीय स्तर पर किसान संगठन बना, लेकिन 1933 तक वो अधिक सक्रिय नहीं रह सका। इसका कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन के समय प्रांतीय किसान सभा ने राष्ट्रीय संघर्ष को सफल बनाना अधिक आवश्यक समझा। 1933 से बिहार प्रांतीय किसान सभा पुनः सक्रिय हुई। स्वामी सहजानंद ने सैकड़ों सभाएं आयोजित की, स्थान स्थान पर प्रांतीय किसान सभा की शाखाएं खोलीं और इसके सदस्य बनाए। 1935 तक इस सभा ने 500 से अधिक जनसभाएं की और 33,000 सदस्य बनाए। इससे एक मजबूत संगठन के रूप में प्रांतीय किसान सभा की छाप जम गई। शुरू के वर्षों में प्रांतीय किसान सभा ने वर्ग संघर्ष की बजाय वर्ग सहयोग का मार्ग अपनाया। इस समय स्वामी सहजानंद का रुख समझौतावादी था। उन्होंने जमींदारों से सहयोग करके और उनका समर्थन प्राप्त करके किसानों की समस्याएं सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने सभाएं आयोजित करके और जुलूस निकालकर किसानों को जागृत किया, वार्षिक सम्मेलन करके किसानों को एकजुट किया। इन वर्षों में स्वामी जी ने गांधीवादी मार्ग अपनाया। उनका विश्वास था कि धीरे धीरे जमींदारों को राजी कर लिया जाएगा और वे किसानों को सुविधाएं देने और उनकी स्थिति सुधारने को तैयार हो जाएंगे। 1928 से 1936 तक स्वामी सहजानंद के दृष्टिकोण के कारण कांग्रेस और प्रांतीय किसान सभा के रुख में कोई विशेष अंतर नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस भी जमींदारों के समर्थन से कृषकों का हित साधन करना चाहती थी। कांग्रेस किसानों की कठिनाइयों को दूर करना तो चाहती थी, परंतु इसके साथ साथ वो जमींदारों को नाराज भी नहीं करना चाहती थी। अतः कांग्रेस ने लगातार जमींदारों और किसानों का समझौता कराकर किसानों के कष्टों के निवारण की नीति अपनाई। 1936 के पश्चात किसान सभा का दृष्टिकोण बदला। वर्ग सहयोग की नीति का परित्याग करके उसने वर्ग संघर्ष का नारा दिया। अतः किसान सभा और कांग्रेस के बीच मतभेद उभरने लगे, जो आगे चलकर बढ़ते गए। पृष्ठ 198। 14.3 किसान सभा और कांग्रेस समाजवादियों में सहयोग। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित राष्ट्रवादियों ने 1934 में कांग्रेस के अंदर रहकर एक गुट बना लिया। ये राष्ट्रनेता कांग्रेस समाजवादी कहलाए। बिहार में जयप्रकाश नारायण इनके अग्रणी नेता थे। 1935 के पश्चात इन कांग्रेस समाजवादियों और किसान सभाई नेताओं ने मिलकर कार्य करने का निर्णय किया। इससे दोनों को लाभ हुआ। किसान सभा का सैद्धांतिक आधार सबल हुआ और इसे प्रभावी कांग्रेस समाजवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। कांग्रेस समाजवादियों को किसान सभा के मंच से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिला, विशाल जनाधार मिला और सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों को प्रचारित करने का रास्ता भी मिला। जाहिर है कि इससे बिहार किसान सभा का स्वरूप भी बदला। स्वामी सहजानंद के चमत्कारी नेतृत्व और समाजवादी सिद्धांतों के सामंजस्य से एक शक्तिशाली, संघर्षरत और वर्गहित का ध्यान रखने वाले संगठन के रूप में प्रांतीय किसान सभा कार्य करने लगी। इस तालमेल से कांग्रेस पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस राष्ट्रीय संगठन को ये निश्चित करना पड़ा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक बड़े वर्ग के रूप में किसान किस प्रकार की भूमिका निभाएं और उनकी स्थिति सुधारने हेतु कांग्रेस किस प्रकार की नीतियां अपनाएं।
कांग्रेस में वाम पक्ष और दक्षिणपंथी विचारधारा के बीच में मतभेद इसी समय से उभरे और इससे समूची प्रांतीय राजनीति प्रभावित हुई। समाजवादी विचारधारा से किसान सभा की दिशा भी बदली। अब ये किसानों के हितों को वर्ग हित में सोचने लगी और ये विचार उभरा कि जमींदारों के सहयोग से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। जमींदारों के हित और किसानों के हितों में टकराहट के स्वर इसी से उभरने लगे। जुलाई 1936 में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने स्पष्ट रूप से अपनी मांगों का घोषणा पत्र तैयार करके आगामी कार्यक्रम निर्धारित किया। 1936 में प्रांतीय किसान सभा ने अपनी प्रमुख मांगों की विधिवत घोषणा की। सभा की मुख्य मांगें इस प्रकार थीं: भूमि पर स्थायी स्वामित्व, केवल उन्हीं खेतों पर कर की मांग जो उपजाऊ हो, लगान की प्रदायगी केवल धन के रूप में की जाए, किसान के अधिकार में कम से कम इतनी भूमि हो जो उसकी जीविका हेतु पर्याप्त हो और किसान के खेतों को न तो बेचा जा सके और न किसी भी स्थिति में उसे छीना जा सके। ये मांग भी की गई कि किसान और जमींदार के मध्य बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक कानून बने। महत्वपूर्ण यह है कि किसानों की मांगों को स्पष्ट रूप से रखा जाने लगा और ये आधारभूत सिद्धांत अपनाया गया कि भूमि पर उसी का स्वामित्व हो जो उस पर खेती करे। किसानों ने बड़े और बहुत बड़े जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। छोटे जमींदारों के बारे में वे चुप रहे। जमींदारी प्रथा को स्वीकार करते हुए किसान हितों को सुरक्षित रखने की नीति इस समय तक अपनाई गई। किसान सभा की ये प्रमुख मांगें कांग्रेस की नीतियों से मेल नहीं खाती थीं और 1937 में जब बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस और किसान सभा में विरोध बढ़ा। पृष्ठ 199। 1936-37 में प्रांत में विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस और किसान सभा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इन चुनावों में इन दोनों प्रमुख संगठनों ने एक दूसरे का साथ दिया था। अतः 1935 के संविधान के अधीन प्रांतीय विधानसभा में कांग्रेस की जब भारी जीत हुई तो इसका एक कारण ये भी था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को विजय दिलाने में किसान सभाओं ने भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। 14.4 कांग्रेस मंत्रिमंडल की समझौतावादी नीति से किसानों में असंतोष। जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा सत्ता ग्रहण करने से किसानों को आशाएं बंधी। उनमें आशा का संचार हुआ और नए वातावरण में उन्होंने कांग्रेस से बड़े परिवर्तनों की उम्मीद की। किसान सभा और कांग्रेस के लिए ये निर्णायक अवसर था। किसान के हितों के लिए कांग्रेस के निर्णयों से उसके रुख का अनुमान हो गया और कांग्रेस की समझौतावादी नीतियों से अनेक कठिनाइयां सामने आईं। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा पदभार ग्रहण करते ही किसान सभा ने 50,000 से अधिक किसानों का पटना में एक विशाल प्रदर्शन किया। इससे जाहिर है कि कांग्रेस पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु जोर डाला जा रहा था। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें थीं कि बकाया लगान माफ कर दिया जाए, मालगुजारी घटाकर आधी कर दी जाए, कर्जों को समाप्त कर दिया जाए, किसानों से ब्याज न लिया जाए और जिन किसानों का लगान बाकी हो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही न हो। विधानसभा के 60 सदस्यों ने किसानों के पत्रक पर हस्ताक्षर किए थे। किसान सभा ने अन्य विधानसभा के सदस्यों को भी ऐसा ही करने को कहा। अनेक स्थानों पर किसान सभा ने जुलूस निकाले, विशाल प्रदर्शन किए और नारेबाजी की। किसान सभा की कार्यवाहियां 1937-38 में धीरे धीरे उग्र होती गईं। नए वातावरण में किसानों ने ये मान लिया कि उन्हें उग्र प्रदर्शन की छूट थी। किसानों के बीच बढ़ती हुई बेचैनी और व्यापक असंतोष के समय कांग्रेस और किसान सभा के बीच के मतभेद बढ़ना शुरू हो गए। ये एक विडंबना ही थी कि कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने के बाद ये दूरियां और भी बढ़ीं। इसका पहला कारण ये था कि कांग्रेस ने जमींदारों और किसानों को समान रूप से प्रसन्न करने की नीति अपनाई, जबकि किसान सभा और समाजवादियों की मांग थी कि कांग्रेस मंत्रिमंडल किसानों के हितों को प्रमुखता दे और ऐसा हो जाने के बाद जमींदारों या किन्हीं अन्य वर्गों के बारे में सोचे। स्वामी सहजानंद तो चाहते थे कि धनवानों की अनदेखी करके किसानों के कल्याण पर विचार किया जाए, लेकिन कांग्रेस ऐसा करने को तैयार नहीं हुई। कांग्रेस ने जमींदारों का सहयोग प्राप्त करते हुए किसान समस्या सुलझाने की जो नीति अपनाई वो एक समझौतावादी नीति थी और इससे ये जाहिर हो गया कि दक्षिणपंथी विचारों का कांग्रेस के बड़े वर्ग पर वर्चस्व था। 1937 से 1939 के बीच के 2 वर्षों में बिहार में जब कांग्रेस का शासन था,
उस समय उसके द्वारा अपनाई गई नीतियों से ये प्रकट हो गया कि किसानों के प्रति उसकी नीतियों और किसान सभा की नीतियों में पर्याप्त अंतर था। कांग्रेस सरकार ने इस अवधि में किसानों के कल्याण हेतु 2 अधिनियम पारित किए। इनमें से पहला था 1937 का बिहार काश्तकारी अधिनियम और दूसरा था 1938 का बकाश्त भूमि अधिनियम। इन नियमों से किसानों की मांगों को केवल आंशिक रूप में पूरा किया गया। ये भी ध्यान देने योग्य है कि इन नियमों को जमींदारों के सहयोग से स्वीकृत किया गया। इससे किसान सभा ने ये समझा कि कांग्रेस केवल वही कदम उठाएगी जो जमींदारों को स्वीकार्य होंगे। पृष्ठ 200। इन आपत्तियों के बावजूद किसान सभा ने कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकारते हुए उसके अधीन ही कार्य करने की नीति अपनाई। कांग्रेस से टक्कर लेने का विचार किसान सभा नेताओं का नहीं था, लेकिन प्रांतीय कांग्रेस का रुख कठोर होता जा रहा था। उसने किसान सभा पर अंकुश लगाने और इसे कांग्रेस से अलग करने का निश्चय किया। ऐसे प्रमाण मिलने लगे थे कि किसान सभा के नेता कांग्रेस संगठन पर हावी होने के प्रयास कर रहे थे। पटना, गया, दरभंगा, चंपारण, मुजफ्फरपुर और मुंगेर जिला कांग्रेस समितियों में किसान सभा और वामपंथी नेताओं का बोलबाला था और कांग्रेस का पक्ष कमजोर था। कांग्रेस को ये आशंका हुई कि ग्रामीण अंचलों में वर्चस्व स्थापित करके किसान सभा और कांग्रेस समाजवादी स्थानीय नेताओं के गठजोड़ से कांग्रेस पर उनकी और उनकी विचारधारा की पकड़ मजबूत हो जाएगी। इसी समय किसान सभा ने लाल झंडा अपना लिया और उसके सम्मेलनों में उग्रवादी जमींदार विरोधी स्वर उठने लगे थे। मालगुजारी कैसे लोगे, लाठी मेरे साथ है तथा जमींदारों का नाश हो, ऐसे नारे किसान सभा की सभाओं में गूंजने लगे। ऐसी सूचनाएं भी मिली कि स्वामी सहजानंद भी डंडे के प्रयोग करने की बात करके किसानों को हिंसा के रास्ते पर ले जा रहे थे। जब किसान असंतोष बेकाबू होता दिखाई दिया तो कांग्रेस ने किसान सभा से नाता तोड़ने का निश्चय किया और राजेंद्र प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू को इस स्थिति की सूचना दी। कांग्रेस जनों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए कि वे किसान सभाओं से अलग हो जाएं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिसंबर 1937 को एक औपचारिक प्रस्ताव पास करके ऐसा निर्णय लिया। 14.5 बकाश्त आंदोलन। 1930 के दशक में बकाश्त भूमि का प्रश्न बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण होता गया और यह किसान असंतोष का सबसे प्रमुख कारण बना। 1930 से 32 की अवधि से विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के फलस्वरूप विशेष रूप से दक्षिण बिहार के किसान अनाज की कीमतों में हुई लगातार गिरावट के कारण अपनी लगान न अदा कर सके और लगान की अदायगी में विलंब होने के कारण लगान बकाया होने लगा। अनेक जिलों के बड़े जमींदारों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर लगान अदा न करने वाले सैकड़ों किसानों को बेदखल कर दिया। भूमि व्यवस्था के प्रावधानों का लाभ उठाकर ऐसी कृषि भूमि पर इन जमींदारों ने अधिकार कर लिया। वे स्वयं इस पर खेती करने लगे। ऐसी कृषि भूमि को बकाश्त काश्तकारी भूमि कहा गया। बेदखल किए गए किसानों ने अपनी काश्त पर पुनः अधिकार करने हेतु लगातार संघर्ष किया और किसान सभा की ये प्रमुख मांग थी कि बकाश्त भूमि पर किसानों का पुनः स्वामित्व हो और उन्हें बकाश्त भूमि पर अधिकार मिले। 1935 से 1939 तक समूचे बिहार में अनेक बकाश्त आंदोलन हुए। ये आंदोलन पहले तो शांत थे, परंतु 1938 के पश्चात उग्र और हिंसात्मक हो गए। बिहार में जब 1937 से 1939 तक कांग्रेस की सरकार थी तो उसे बकाश्त भूमि समस्या का समाधान करने का पर्याप्त अवसर था। उसने 1938 में बकाश्त अधिनियम पास भी किया। ये अधिनियम जमींदारों का सहयोग प्राप्त करके बनाया गया और जाहिर है कि जमींदारों के हितों का इसमें ध्यान रखा गया। कांग्रेस ने मध्यम मार्ग अपनाकर जमींदार और किसान दोनों को प्रसन्न करने की कोशिश की। परिणाम ये हुआ कि जमींदार तो संतुष्ट रहे, परंतु किसान पहले से भी अधिक बेचैन हो गए। 1938 के बकाश्त अधिनियम से किसानों की आशाओं पर पानी फिर गया। उन्होंने बकाश्त भूमि पर अधिकार करने के लिए उग्र और कभी-कभी हिंसात्मक आंदोलन की राह पकड़ी। स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में अनेक जिलों में किसानों ने अपना विरोध प्रकट किया। बिहार के गया जिले में बकाश्त आंदोलन सबसे अधिक सक्रिय और उग्र था, अतः यहाँ के आंदोलन का विस्तृत विवरण देकर अन्य जिलों में चलाए गए आंदोलनों के वास्तविक स्वरूप का आभास हो जाता है। पृष्ठ 201। किसान सभा के नेतृत्व में बेदखल किए गए किसानों ने उन खेतों पर जबरन कब्जा कर लिया जिन पर वे पहले खेती करते थे।
जमींदारों ने तथा उनके आदमियों ने इन जबरन कब्जों का जब विरोध किया तो हिंसात्मक संघर्ष अनेक स्थानों पर हुए, लाठियां बरसी, अनेक किसान हताहत हुए और कुछ मारे भी गए। किसानों के सशक्त विरोध को पुलिस ने दबाया और हिंसा रोकने के लिए इस जिले के कुछ स्थानों में सेना को भी बुलाना पड़ा। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि किसानों ने किस व्यापक पैमाने पर हिंसात्मक संघर्ष किया। ये उनकी हताशा का प्रतीक था और इससे ये भी प्रकट हुआ कि किसान सभा के